राम राम, नमस्कार। आज के इस अंक में तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब परिवार आप सब लोग बेहतर होंगे। साथियों, क्या 5 महीने के अंदर एक और भारतीय महिला को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा? शायद आप लोगों को भी याद होगा, इसी साल 15 फरवरी को यूपी की शहजादी को अबू धाबी के अल बाथवा जेल में फांसी दे दी गई थी। काफी कोशिश भी हुई थी, भारत सरकार और बाकियों ने भी कोशिश की, शायद शहजादी बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 फरवरी 2025 को शहजादी को अलबाथवा जेल में फांसी दे दी गई। फांसी की जो खबर है, पहली बार 13 दिन बाद 28 फरवरी 2025 को भारत सरकार को मिली थी और 3 मार्च को जमाने के सामने आई थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या 5 महीने के बाद एक बार फिर कुछ वैसी ही कहानी दोहराई जाने वाली है? तब 5 महीने पहले यूपी की शहजादी थी और इस वक्त केरल की 38 वर्षीय एक नर्स निमिषा प्रिया क्या दूसरी महिला बन जाएगी जिसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा? दरअसल भारत की निमिषा प्रिया पिछले 8 सालों से यमन के जेल में पार्टनर की हत्या के आरोप में बंद है। कोर्ट से उसे फांसी की सजा हो चुकी है। कुछ महीने पहले निमिषा प्रिया को यमन के राष्ट्रपति ने भी माफी देने से मना कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति से माफी लगभग आखिरी विकल्प था। अब उसके बाद जो वहां का जेल प्रशासन है, उसने बीते 7 जून को इसी एक आदेश पास किया कि 16 जुलाई 2025 को यानी कल सुबह यमन की सना सेंट्रल जेल में केरल की निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी। यह एक आधिकारिक आदेश था। साथियों, पिछले काफी वक्त से निमिषा की मां भी यमन में है, अपनी बेटी की जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर सैमल, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मौत का फरमान जारी हो चुका है, जो डेथ वारंट है उस पर हस्ताक्षर हो चुका है और निमिषा की फांसी की तारीख भी तय हो चुकी है। 16 जुलाई की सुबह यह फांसी यमन की राजधानी सना में दी जाएगी। उसी सना में है सना सेंट्रल जेल। साथियों, यूपी की शहजादी जो थी उस पर एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम था और केरल की जो निमिषा प्रिया है यमन में, निमिषा प्रिया पर एक यमन के नागरिक जिसका नाम तलाल आब्दो मेहंदी है, उसके कत्ल का इल्जाम है। अब सवाल ये है कि क्या अब भी कोई उम्मीद है जो निमिषा को बचा सके? निमिषा के साथ क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी जो उसे फांसी की सजा हुई, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। दरअसल 2017 में जब तलक आब्दो मेहंदी का कत्ल हुआ था, उसकी लाश टुकड़ों में उसी के घर में पानी की टंकी से बरामद हुई थी। उसके बाद निमिषा गिरफ्तार हुई और साथ में उसकी एक दोस्त जो यमन की ही नागरिक थी, वह भी गिरफ्तार हुई। लेकिन जो यमन की नागरिक थी उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और निमिषा प्रिया को मौत की सजा। सबसे पहले सना शहर की ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दी। इस फैसले के खिलाफ निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक बहुत ही बड़ा अपराध माना और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि नहीं, निमिषा को सजाए मौत ही मिलेगी। अब जब 2 कानूनी रास्ते बंद हो चुके थे, इसके बाद बचने का एक तीसरा विकल्प था, यमन के राष्ट्रपति से माफी मिल जाए। यमन के राष्ट्रपति के पास रहम की अर्जी गई, लेकिन बीते साल दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने भी निमिषा को माफ करने से मना कर दिया। इस प्रकार से जो भी कानूनी दरवाजे थे, जो 3 दरवाजे, वो सारे बंद हो चुके हैं। दरअसल साथियों, एक सवाल था जो कि क्या अब भी कोई रास्ता है, और सही पूछा जाए तो एक और रास्ता बचता है जो निमिषा को बचा सकता है, और वो रास्ता है तलाल आब्दो मेहंदी का जो परिवार है वो निमिषा को माफ कर दे। अब तलाल आब्दो मेहंदी के परिवार में सबसे नजदीकी उसका एक भाई है और अगर वो भाई माफ कर दे तो निमिषा की जान बच सकती है, कल उससे फांसी से बचाया जा सकता है।
अब जरा अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इस बीच 2020 में निमिषा की इस फांसी की सजा की खबर जब पहली बार भारत में सामने आई थी तो उस समय इसको लेकर के बहुत कुछ हुआ। उसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया और एक सेव निमिषा नाम से एक एक्शन काउंसिल भी बना था। फिर एक्शन काउंसिल ने फंड इकट्ठा करना शुरू किया। दरअसल फंड यह सोचकर इकट्ठा किया गया क्योंकि यमन में शरिया कानून चलता है और शरिया कानून ये कहता है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है अगर उसके परिवार के लोग कातिल को माफ कर दें तो फिर हो सकता है ब्लड मनी देनी पड़े और जान बचाई जा सके। यह सोच करके 1 मिलियन यूएस डॉलर उस काउंसिल ने इकट्ठा किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर मेहंदी के परिवार को देकर निमिषा की जान हम बचा लेंगे। लेकिन यह पैसा या जो जिसे हम ब्लड मनी कह रहे हैं तभी दी जा सकती है जब परिवार वाले माफी दें। अब जितने भी लोग हैं, निमिषा की माँ और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता सैमल, उनकी तरफ से वहां मेहंदी के परिवार को संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कहा गया कि देखिए आप माफ कर दें तो निमिषा की जान बच जाएगी, लेकिन फैमिली वालों का जो उत्तर रहा वो हमेशा नकारात्मक ही रहा। यह एक सबसे दुखद पहलू है। वो माफी देने के मूड में ही नहीं है। जहां तक परिवार में सबसे नजदीकी कौन है तो उसका भाई है, क्योंकि मेहंदी की शादी हुई ही नहीं थी। अब जब भाई माफी देने के मूड में ही नहीं है तो फिर ब्लड मनी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भाई माफी देगा तब न कितनी ब्लड मनी पर बात आएगी। इसमें यह बात होती है कि चलिए भाई आपने दिल से माफ कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके परिवार के सदस्य की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसके एवज में आपको कुछ ब्लड मनी चाहिए तो आप बताएं, हम उसको देने का प्रयास करेंगे, हम उसको देंगे आपको। अगर वह कह दे कि हाँ मुझे माफी के बदले में पैसे चाहिए तो फिर वही ब्लड मनी की बात आती है और वह ब्लड मनी दे करके समझौता करके आरोपी को बचाया जा सकता है। इस तरह का कानून है। लेकिन भाई जब मेहंदी का परिवार जो है वो माफी देने के मूड में ही नहीं है तो फिर यह ब्लड मनी के तौर पर जो 1 मिलियन यूएस डॉलर की बात आ रही है, जो इकट्ठा किया गया था, उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। खैर फिर भी कोशिश जारी है। जब से फांसी की तिथि तय हुई है तब से आज तक अभी आज भी यह प्रयास जारी है कि उसके परिवार के लोग मान जाए। परिवार से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फैमिली का रवैया अभी यथावत है, नकारात्मक ही है। अब इस दौरान ब्लड मनी को छोड़कर 2-3 और विकल्प परिवार को दिया गया कि आप ब्लड मनी न लेना चाहें ठीक है, आपके मन में कुछ और हो तो बताएं। कहा गया कि अगर जो परिवार है और परिवार में क्या वही भाई है, पत्नी है उसकी, मेहंदी की पत्नी है नहीं, तो अगर भाई माफ कर दे तो एक और ऑफर उसको दिया गया कि आप यानी कि मेहंदी का जो भाई है कि आप अगर यमन से बाहर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, यानी अमन से बाहर मतलब यूएई या सऊदी अरब या शाहजहां, तो हम आपको वहां सेटल कर देंगे। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई प्रति उत्तर मेहंदी के परिवार का नहीं आया है और कल ही फांसी की थी। इसके अलावा जो दूसरा ऑफर दिया गया, कहा गया कि अगर आपके परिवार में किसी को चिकित्सीय उपचार की जरूरत हो तो हम किसी एक सदस्य को दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में उसका उपचार कराएंगे, चाहे जितना भी खर्च आएगा हम सब देंगे। लेकिन भाई द्वारा, जो मेहंदी का भाई है, उसके द्वारा इसको भी ठुकरा दिया गया है। अब साथियों क्योंकि समय कम है, कल ही फांसी दी जानी है, वक्त तेजी से भाग रहा है, तो अब एक बार फिर अंतिम कोशिश की जा रही है। साथियों भारत सरकार की तरफ से भी काफी कुछ कोशिश हुई। पहले जनरल वीके सिंह ने कोशिश की थी और शायद यही वजह रही कि फांसी कुछ वक्त के लिए आगे बढ़कर अब आई, अब समय उसका आया है। ये फांसी और पहले हो गई होती, लेकिन अब भारत सरकार के सामने भी निमिषा को बचाने में एक अजीब तरह की दिक्कत आ रही है। दरअसल जो यमन है वहां बड़ा उथल पुथल है। 2013-14 से ही वहां गृह युद्ध जैसे हालात है। वहां की जो सरकार है वो बस कहीं किसी कोने में सिमट कर रह गई है, बस नाम की सरकार है। यमन के एक बड़े हिस्से पर हुती विद्रोहियों का कब्जा है और हुती विद्रोही जो है वो ईरान समर्थित है।
यमन की जो राजधानी सना है उस पर भी विद्रोहियों का कब्जा है। यानी कि यमन की आधिकारिक सरकार का यमन पर कोई कंट्रोल नहीं है। राजधानी सना में जो सना सेंट्रल जेल है, जहां निमिषा को रखा गया है, जहां 16 जुलाई को उसको फांसी दी जानी है, वो जेल हुतियों के कंट्रोल में है। अब दिक्कत यह है कि वहां पर हमारा दूतावास तो है, लेकिन सिविल वार की वजह से दूतावास में हमारी स्टाफ नहीं है। वहां पर बस जो लोकल लोग हैं, जो यमन के लोग हैं, वही वहां पर औपचारिक काम करते हैं, कर रहे हैं। सऊदी अरब में जो हमारे राजदूत हैं, उन्हीं को यमन का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद में बैठ करके यमन का औपचारिक कामकाज देख रहे हैं। लेकिन निमिषा को बचाना है तो वहां की सरकार से बातचीत करनी होगी। राजनीतिक संपर्क चूंकि बंद है, और बातचीत भी हो तो किससे हो, यह सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हुती एक विद्रोही संगठन है, तो बात भी होगी तो किससे, और जो यमन की पहले की सरकार थी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। ये इस तरह की दिक्कत वहां आ रही है। अब हो तो क्या हो, करे तो क्या करे। दरअसल जो सैमल साहब है, उनके हवाले से बताया गया कि अब तो ब्लड मनी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि माफी परिवार के लोग दे नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो 2 ऑफर दिए गए थे उस पर भी अभी कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर परिवार के तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इससे यह लग रहा है कि शायद मेहंदी की फैमिली माफी देने के मूड में नहीं है, और निमिषा को बचाने के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। साथियों, निमिषा को बचाने का जो आखिरी रास्ता है वो सिर्फ यही है कि फैमिली के लोग उसको माफी दें। इसके अलावा निमिषा को बचाने का कोई दूसरा उपाय अब बचा नहीं। किसी तरह से अब निमिषा को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश जारी है। आज का दिन बचा हुआ है, कोशिश की जा रही है कि शायद अंतिम समय तक सना शहर पर जहां हुतियों का कब्जा है, उसके किसी प्रभावशाली ताकतवर आदमी से मेहंदी के परिवार को समझाया जाए तो शायद कोई फायदा मिल जाए। परिवार से ब्लड बनी या अन्य शर्तों पर माफी मिल जाए, क्योंकि निमिषा ने जो कुछ किया वो एक मर्डर नहीं था, अनजाने में हुआ था। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, ये पूरी घटना बड़ी दिलचस्प है। हालांकि आपको एक चीज मैं बता दूं कि निमिषा ने कोर्ट ट्रायल के दौरान यह स्वीकार किया कि उसके हाथों से मेहंदी की मौत हुई है, लेकिन साथ में उसने यह भी बताया कि मौत कैसे हुई। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर निमिषा प्रिया है कौन, घटना क्या हुई थी, इसकी जानकारी जानने की इच्छा आपके मन में भी हो रही होगी। तो साथियों, निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक लड़की है जिसने नर्सिंग का कोर्स किया, नर्स बनी। 2008 में वो केरल से बेहतर भविष्य की तलाश में यमन चली गई। यमन के कुछ हॉस्पिटल वगैरह में उसने काम किया। फिर 2011 में वो वापस केरल आ गई। केरल जब निमिषा प्रिया आई, केरल आने के बाद थॉमस नाम के एक शख्स से उसकी शादी हुई। शादी के बाद पुनः पति पत्नी दोनों यमन चले गए। फिर वहीं पर इन दोनों की एक बेटी हुई। ये दोनों वहीं पर अपना काम करने लगे, क्योंकि निमिषा प्रिया नर्स थी तो वो हॉस्पिटल में अपना काम करने लगी। पति भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। एक बेटी हुई। लेकिन इत्तेफाक से 2011 के बाद जब ये लोग दोबारा जब यमन गए तो धीरे धीरे यमन के जो हालात है वो खराब होने लगे। विद्रोही संगठन जो हुती वगैरह थे, इनका प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार के खिलाफ विद्रोह बढ़ गया। आए दिन सड़कों पर खून खराबे और तख्ता पलट की कोशिश। मतलब हालात बहुत बुरे हो गए यमन के 2011 के बाद। 2014 में इस हालात से घबराकर निमिषा के पति और बेटी केरल लौट गए। पर निमिषा कुछ लेन देन बचा हुआ था, कुछ कारण रहा होगा, उसके कारण उसने कहा कि मैं बाद में आऊंगी। लेकिन उसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। पूरी दुनिया के साथ यमन का संपर्क कट गया। भारत ने भी यमन से यात्रा पर बैन लगा दिया, क्योंकि वहां के हालात बहुत खराब थे, सिविल वार जैसी स्थिति थी। अब निमिषा वहीं फंसी रह गई। फिर निमिषा ने तय किया कि वो अपना एक कोई नर्सिंग होम खोलेगी, लेकिन इस काम में यमन का जो कानून था वह आड़े आ रहा था। कोई भी गैर यमनी वहां पे कोई प्रॉपर्टी या इस तरह से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम अपने नाम पर नहीं खोल सकता यमन के कानून के अनुसार। उसके लिए जरूरी है कि आप कोई यमनी नागरिक हो तभी कुछ कर सकते हैं।
आप सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, बाकी अपना नहीं कुछ कर सकते। अब इसी के बाद सारा मामला गड़बड़ होता है। अब यह जो तलाल आब्दो मेहंदी है वो भी नर्सिंग होम में काम करता था। निमिषा उसको जानती थी, अच्छी जान पहचान थी। फिर निमिषा तय करती है कि वो और मेहंदी साथ मिलकर एक नर्सिंग होम खोलेंगे। लेकिन इस फैसले में भी बाधा थी। नर्सिंग होम खोलने के लिए पार्टनरशिप में जरूरी था कि रिश्ता क्या दिखाएंगे। अब इस समस्या से निपटने के लिए फिर निमिषा ने तय किया कि कागज पर वह तलाल मेहंदी से शादी कर लेगी, और उसने तलाल मेहंदी से निमिषा जो है वो शादी कर लेती। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सिर्फ कागज पर शादी करने का भाव था उसका। हालांकि सही पूछा जाए तो यह भी गलत था, लेकिन नर्सिंग होम खुल गया। इसके बाद अब जो मेहंदी है वो निमिषा को धमकाने लगा, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करने लगा। निमिषा को भी नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का उसने पूरा प्रयास शुरू कर दिया। कागज पर कायदे से दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुके थे, लेकिन असल में तो दोनों को पता था कि वह हस्बैंड वाइफ नहीं है। निमिषा की शादी थॉमस से हुई थी, और थॉमस भी मेहंदी को जानता था, और जब थॉमस गया था तो वो भी दोस्त ही थे दोनों। लेकिन मेहंदी अब निमिषा की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और निमिषा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। निमिषा के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज वगैरह जो भी उसके कागजात थे, उन सारी चीजों को उसने रख लिया। वो सब कुछ उसी के पास था। निमिषा उसको मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कम से कम पासपोर्ट दे दो, मैं अपने देश लौट जाऊं। पर मेहंदी दे नहीं रहा था। भाई दोनों कागज पर बजाता हस्बैंड वाइफ थे। उसके पास जो शादी का सर्टिफिकेट था उसको हथियार बना रहा था मेहंदी, और वो टॉर्चर कर रहा था। इसी क्रम में आखिरकार तंग आकर 2017 में निमिषा ने अपनी एक यमनी दोस्त के साथ मिलकर उसने कहा कि मुझे बस पासपोर्ट लेना है, और उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। इसी बीच पता चलता है कि जो पासपोर्ट है वो मेहंदी के घर पर है। फिर एक प्लान के तहत निमिषा मेहंदी के घर जाती है, और मेहंदी उस समय बीमार था, उसे कुछ दवाई वगैरह भी दी जा रही थी। लगातार वो डॉक्टरों के देखरेख में था, इंजेक्शन भी दिया जा रहा था। अब निमिषा ने इस बीमारी के को देखते हुए एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत अपने साथ बेहोशी की दवा ले गई, और उसने वहां जाकर मेहंदी को वो बेहोशी की दवा इंजेक्शन में मिला करके उसने इंजेक्ट कर दिया। उसे ये था निमिषा को कि मेहंदी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, फिर वो वहां से अपना पासपोर्ट ढूंढेगी और लेकर के निकल जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बदकिस्मती से वह जो बेहोशी की दवा जो दी गई थी वह ओवरडोज हो गई, वो ज्यादा हो गई, और फिर मेहंदी ऐसा बेहोश हुआ कि वो दोबारा होश में ही नहीं आया, उसकी मौत हो गई। अब मेहंदी की मौत से दोनों घबरा गए। अब करें तो क्या करें। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए लाश ठिकाने लगाना था। अब सवाल था कि लाश ठिकाने लगाएं कैसे, कहाँ लगाएं। तो फिर दोनों ने, जो उसकी जो एक यमनी साथी थी वो और निमिषा ने, बॉडी के कुछ टुकड़े किए और फिर ले जाकर उसी घर में, मेहंदी के घर में ही पानी की टंकी में डाल दिया, और दोनों वहां से निकल लिए। लेकिन अब मेहंदी तो गायब हो गया। घर वालों ने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। अब जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसी दिन 2017 में इन दोनों को उस घर में दाखिल होते हुए देखा गया सीसीटीवी में। और जब वापस ये निकल रहे थे तो परेशान दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी में ये सब कुछ पुलिस को दिखा। पुलिस को शक हुआ, दोनों को अरेस्ट किया। उसके बाद टंकी से लाश भी बरामद हुई, और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा चलता रहा, और आखिरकार हर अदालत ने सजाए मौत दी। एक कोर्ट में निमिषा ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, उसकी वजह से मेहंदी की जान गई, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो उसे बेहोश कर अपना पासपोर्ट लेकर वापस अपने देश जाना चाहती थी। लेकिन उस बेहोशी की दवा के ओवरडोज होने की वजह से मौत हो गई। यानी निमिषा ने यह बताया कि वो जानबूझकर उसे मारना नहीं चाहती थी, यह एक एक्सीडेंटल मौत थी, और अपने बचाव में वो ऐसा कह रही थी क्योंकि वो कर रही थी। निमिषा ने बताया कि यह जो कुछ भी उसने किया वो अपने बचाव में उसने किया, क्योंकि वो पासपोर्ट दे नहीं रहा था, बल्कि उसको टॉर्चर कर रहा था, मेंटली भी कर रहा था, फिजिकली भी कर रहा था। लेकिन हाँ, उससे गलती हुई, दवा ओवरडोज दे दिया, फिर घबरा करके पकड़े जाने के लिए लाश के टुकड़े कर टंकी में डाल दिया। ये सब उसने स्वीकार किया निमिषा ने, और यही स्वीकारोक्ति जो थी कोर्ट में उसके खिलाफ चली गई, जिसकी वजह से पहले लोअर कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने
उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। बाद में यमन के राष्ट्रपति ने माफी देने से मना कर दिया और अब फैमिली माफी देने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी समय चल रहा है। कल 16 जुलाई को निमिषा की फांसी की तारीख तय है। निमिषा की मां वहीं यमन में है, बाकी लोग भी लगे हुए हैं। जो सेव निमिषा एक्शन काउंसिल है वो भी कोशिश कर रही है। जो सऊदी अरब में हमारे राजदूत हैं उनसे भी संपर्क किया गया है। उनसे भी कहा गया है कि आप किसी भी चैनल से परिवार से बात करें। कल इसको लेकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पड़ी थी कि सरकार को कुछ निर्देश दिया जाए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा कि यमन में कोई आधिकारिक सरकार है ही नहीं, विद्रोहियों का कब्जा है। जब कोई राजनीतिक संपर्क होगा, कोई आधिकारिक सरकार होगी, तब ना उससे बात की जाएगी। तो इसमें भी भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। तो कोशिश हर तरफ से जारी है, लेकिन परिणाम क्या होता है यह बताया नहीं जा सकता कि कल का ही बस आज का ही दिन बचा हुआ है। लेकिन हमारी दुआ यही है कि शायद फैमिली अंतिम समय में तैयार हो जाए, ब्लड मनी लेकर या जिस तरह भी माफी दे दे तो निमिषा की जान बच जाएगी और एक और भारतीय महिला फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।